ये हैं छोटू, हमारी फिल्म के हीरो। वाकई छोटे हैं। इन्हें चाहिए एक वधू। इनका वैवाहिक प्रस्ताव कुछ इस प्रकार का है। थॉमेसेडी फैमिली और थॉमेसिस जॉनेरा के स्वस्थ, रंग कुछ सांवला गेरुआ, लंबाई 3 mm, टांगों पर काले पट्टे, नजरें कमजोर किंतु शिकार करने में प्रवीण वयस्क के लिए वधू चाहिए। और ये है हमारी फिल्म की हीरोइन, खाते पीते घर की मोटी यानी छोटू की भावी वधू। रंग सुंदर स्वर्णिम पीला, लंबाई 10 mm, छोटू की तुलना में 2 गुने से भी बड़ी और 40-50 गुना वजनी भी। मकड़ियों के समाज में नर मकड़ियां मादा से प्रायः छोटी ही होती हैं। नर तथा मादा के आकार और रंग में भिन्नता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाती है। छोटू और मोटी दोनों एक ही प्रजाति और थॉमेसेडी नामक फैमिली की मकड़ियां हैं। इन्हें सामान्य रूप से क्रैब स्पाइडर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रैब के समान ही अगले 2 जोड़ी मजबूत पैरों को सिर के आगे रखकर शिकार पकड़ती हैं। क्रैब के ही समान ये मकड़ियां चपटी, तिकोनी या गोल होती हैं और बगैर मुड़े दाएं बाएं और आगे पीछे भी चल सकती हैं। छोटू और मोटी दोनों फूलों के आसपास ही रहकर शिकार करती हैं, इसीलिए इन्हें फ्लावर क्रैब स्पाइडर भी कहते हैं। क्रैब स्पाइडर्स के 175 जॉनेरा तथा 2100 स्पीशीज होती हैं। प्रायः फूलों पर पाई जाने वाली क्रैब स्पाइडर का रंग फूलों के समान ही होता है, पीले फूलों पर पीली और सफेद फूलों पर सफेद। अनुकूल मौसम में कुशल शिकारी मादा यानी हमारी मोटी खूब मोटी हो जाती है। अंडे देने के लिए मादा को खूब खाना जरूरी होता है और इसके लिए उसे अनेक शिकार पकड़ने पड़ते हैं। परिणामतः क्रैब परिवार की हर मादा पेटू और मोटी ही होती है। इसीलिए हमारी फिल्म की हीरोइन मोटी ही केवल मोटी नहीं होती, सभी मादा मकड़ियां मोटी होती हैं। जबकि नर यानी छोटू ज्यादा बड़ा नहीं होता और जल्दी ही वयस्क हो जाता है, तो हमारा छोटू अब एक वयस्क नर बन गया है। अब प्रजनन के लिए उसे एक मादा की यानी वधू की तलाश है। वर वधू दोनों को यदि आप देखें तो विवाह के लिए आवश्यक 36 गुणों में से उनमें एक गुण भी मिलता नजर नहीं आएगा, तब भी जोड़ी तो बनेगी ही। मकड़ियों में प्रजनन के लिए नर को पहल करनी पड़ती है, उसे मादा को खोजना पड़ता है। छोटू भी अपनी दुल्हन की खोज में भटकता रहता है, परंतु मोटी को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जितना कठिन है। कमजोर और बोना छोटू हार नहीं मानता, वो मोटी को खोजने में जुटा रहता है, किंतु वो मोटी को कैसे खोजे। उसकी आंखें इतनी कमजोर होती हैं कि घनी झाड़ियों में वो दूर तक देख नहीं सकता। आसपास विविध प्रकार के फूलों की गंध भी उसे भ्रमित करती है। गंध किस दिशा से आ रही है हवा के कारण पता नहीं चलता, और हमारा हीरो तो सीटी बजाकर या आवाज देकर भी मोटी को बुला नहीं सकता, क्योंकि उसकी हीरोइन तो गूंगी और बहरी भी है। विडंबना है कि मकड़ियों में बोलने और सुनने के अंग भी नहीं होते, इसीलिए छोटू के लिए दुल्हन को खोजना बहुत ही कठिन काम है। फूलों के रंग में ये इतनी घुल मिल जाती हैं कि मकड़ियों के शिकारी जैसे पक्षी, गिरगिट, छिपकलियां, प्रेइंग मेंटिस आदि इन्हें देख भी नहीं पाते। ठंड के दिनों में जब बाग बगीचों में फूलों की बहार होती है और मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य कीट फूलों से मकरंद बटोरने में व्यस्त रहते हैं, तब फूलों पर छुपी क्रैब स्पाइडर्स इनका शिकार करने का षड्यंत्र बुनती रहती हैं। मधुमक्खियां इनका प्रमुख शिकार होती हैं। मधुमक्खी बहुत जल्दी ये सीख लेती है कि कौन से पुष्प में मीठा नेक्टर तथा प्रोटीन युक्त पॉलन ग्रेन्स का भंडार मिलेगा। वे फूलों की गंध तथा रंग का उपयोग करते हुए हजारों प्रकार के पुष्पों में से अपनी पसंद का पुष्प चुनना भी सीख जाती हैं। नेक्टर पौधों से निकलने वाला मीठा रस होता है।
यह मधुमक्खियों को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा देता है, परंतु उनका मुख्य भोजन फूलों के एंथर पर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स को मधुमक्खियां पिछले पैरों के बालों से बनी टोकरियों में इकट्ठा कर अपने छत्ते में संग्रह कर लेती हैं। इस प्रोटीन युक्त पोलन ग्रेन्स को खाकर इसके लार्वा वृद्धि करते हैं। शेष पोलन ग्रेन्स प्रतिकूल मौसम के लिए शहद के रूप में संग्रहित रहता है। मनुष्यों की दृष्टि में जहां मुख्यतः 3 रंग लाल, नीला तथा हरा और इनके मिश्रण से बने रंग का उपयोग होता है, वहीं मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट, नीले और हरे रंग का उपयोग करती हैं। जो पुष्प हमें रंग बिरंगे दिखते हैं, वे मधुमक्खियों को कुछ अलग ही दिखते हैं। फूलों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों में से दमकते धब्बे या पैटर्न्स होते हैं, जिनसे आकर्षित होकर ही मधुमक्खियां नेक्टर एवं पोलन ग्रेन्स के लिए खींची चली आती हैं। परावर्तित यूवी किरणों के कारण हमें कोई फूल जैसा दिखता है, तितली को उससे भिन्न और मधुमक्खी को और भी अलग दिखाई देता है। करोड़ों वर्षों के उद विकास में क्रैब स्पाइडर्स ने भी मधुमक्खियों को अच्छे लगने वाले फूलों पर रहना सीख लिया है। क्रैब स्पाइडर्स न केवल अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करके मधुमक्खियों को आकर्षित करती हैं, फूलों पर शिकार करने लायक बेहतरीन स्थान का चुनाव करने में भी सक्षम होती हैं। हमने एक साधारण प्रयोग से यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि किस प्रकार अल्ट्रावायलेट विकिरणों को सोखने वाले सनस्क्रीन के उपयोग से मधुमक्खियां तथा क्रैब स्पाइडर्स के व्यवहार को समझा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में गोरी त्वचा वाले लोग सनस्क्रीन का प्रयोग अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए करते हैं। हमने भी फूलों की क्यारियों में से उस फूल पर जिस पर ज्यादा मधुमक्खियां मंडरा रही थी, कार्बनिक सनस्क्रीन का स्प्रे किया। यह सनस्क्रीन यूवी किरणों को सोख लेता है, इसीलिए यूवी किरणें परावर्तित नहीं होती। ऐसे फूलों से मधुमक्खियां आकर्षित नहीं होती। अब मधुमक्खियों के लिए फूल बेकार हो जाता है, क्योंकि वे ऐसे ही पुष्प पर जाती हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित करता हो। यदि अब एक क्रैब स्पाइडर पर भी सनस्क्रीन लगा दी जाए तो वह अल्ट्रावायलेट विकिरणों को परावर्तित नहीं कर पाती और शिकार ऐसी मकड़ी की ओर आकर्षित नहीं होता। सनस्क्रीन के प्रभाव से घंटों तक धूप में मधुमक्खियों का शिकार करने बैठी क्रैब स्पाइडर को शिकार न मिलने के कारण भूखा ही रहना पड़ता है। एक और मजेदार बात यह है कि हर बार जब मकड़ियां शिकार करती हैं तो तुरंत ही घायल शिकार पर बिन बुलाए मेहमान की तरह कुछ बहुत नन्ही मिली चिड़ी फैमिली की मक्खियां आ जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे आ जाती हैं? जैसे ही क्रैब मकड़ी मधुमक्खी पर हमला करती है तो घायल मधुमक्खी खतरे के संदेश रसायनों के रूप में हवा में छोड़ देती है। यह अन्य मधुमक्खियों को सहायता के लिए बुलाने का तरीका है। संदेश मिलते ही आसपास मंडराती मधुमक्खियां घायल की सहायता के लिए चली आती हैं। यद्यपि स्पाइडर के टॉक्सिन से घायल मधुमक्खी को बचाना सहायकों के लिए संभव नहीं होता। इन्हीं रासायनिक संदेशों को ग्रहण करके इसका फायदा मिली चिड़ी मक्खियां भी उठाना चाहती हैं। ये खतरे के संकेत मिली चिड़ी मक्खियों के लिए भोजन का आमंत्रण है। वे 8-10 के समूह में मरणासन मधुमक्खी के शरीर से मकड़ी के साथ हीमोलिम्फ की दावत उड़ाने लगती हैं। मकड़ी को कितनी भी परेशानी आए, ये बिन बुलाए मेहमान मानने वाले नहीं हैं। क्रैब स्पाइडर्स शिकार पकड़ने के लिए जाला नहीं बुनती। ये अन्य मकड़ियों के समान रेशमी धागे अवश्य बनाती हैं, पर धागों का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए झूलने और बलूनिंग के लिए करती हैं। छोटू मोटी को खोजने के लिए आसपास के हर रेशमी धागे पर जाता है, क्योंकि हर मकड़ी चलते हुए पीछे से एक रेशमी धागा चिपकाकर छोड़ती जाती है। इसे ड्रैगलाइन सिल्क कहते हैं। अचानक हमले की स्थिति में यह ड्रैगलाइन सिल्क पर झूलकर अपना बचाव कर सकती है। मोटी द्वारा छोड़े गए सिल्क पर फेरामोन्स या नर को आकर्षित करने वाले रसायन चिपके रहते हैं। इन्हें पहचानकर छोटू
मोटी का पीछा करता है। जहां जहां रेशमी धागा जाता है वहां वहां छोटू। फिर अंततः अनेक मुश्किलों के बाद छोटू को मोटी मिल ही जाती है। परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो हमारी फिल्म में विलन का आना बाकी है। प्रायः मादा मकड़ी को ढूंढना नर के लिए बेहद मुश्किल और थकाने वाली यात्रा होती है। छोटू जैसे छोटे और कमजोर नर के लिए ये इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि नर के वयस्क होने के साथ ही इनमें शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। छोटू के समान ही अन्य नर क्रैब स्पाइडर्स भी वयस्क हो जाने पर खाना पीना बहुत कम कर देते हैं। नर अपने से भी छोटे आकार के कीट का शिकार ही कर पाते हैं। कई बार तो शिकार ना मिलने पर इन्हें केवल फूलों का रस पीकर भी संतोष करना पड़ता है। इसीलिए नर कमजोर और अशक्त रहते हैं। मादा के वयस्क होने के पहले से ही वयस्क हो चुके नर मादा को ढूंढकर उसके साथ रहने लगते हैं। छोटे छोटे नर मादा के आसपास ऊपर नीचे घूमते फिरते हैं, किंतु अवयस्क मादा कोर्टशिप के प्रति बेपरवाह बनी रहती है। रोमांस की बजाय अभी उसका पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा भोजन प्राप्त करने में लगा रहता है। इसी बीच यदि कोई नर अधिक नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसे झिड़की ही खानी पड़ती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर जैव विकास के दौरान कीट पतंगे पहले आए और बाद में आए पुष्पदार पौधे। मकड़ियों के समान ही फूलों ने भी करोड़ों वर्षों में कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यूवी विकिरण को परावर्तित करना सीख लिया है। ये कीट पतंगे, मधुमक्खियां, तितलियां फूलों या मकड़ियों से परावर्तित अल्ट्रावायलेट विकिरण की ओर आकर्षित होते हैं। फूल अपने रंग, गंध, मकरंद और यूवी किरणों द्वारा कीट पतंगों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्टर प्राप्त करते समय इन कीट पतंगों के शरीर के रोम पर पराग कण चिपक जाते हैं और ये कीट जब दूसरे पौधे से नेक्टर प्राप्त करने जाते हैं तो पहले पौधे के पराग कण दूसरे पौधे पर डाल देते हैं। इस प्रकार पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा प्रजनन होता है। वह पुष्प जो ज्यादा अच्छी तरह से यूवी विकिरणों को परावर्तित करके कीटों को आमंत्रित करता है तथा नेक्टर उपलब्ध कराता है, वह प्रजनन के लिए उतना ही सफल होता है। प्रकृति ने फूलों के समान ही क्रैब स्पाइडर्स को भी यूवी विकिरण को परावर्तित करने की विशेषता दी है। इस प्रकार वे भी कीट पतंगों को आकर्षित करके उन्हें फंसाने और शिकार करने की कला में पारंगत हो गई हैं। एक सफेद फूल यूवी विकिरण को लगभग पूरी तरह से सोख लेता है, परंतु उस पुष्प पर बैठी पीली क्रैब मकड़ी यूवी विकिरण को परावर्तित कर देती है। इस प्रकार वो कीट पतंगों को आकर्षित करती है। कीट पतंगे परावर्तित यूवी विकिरण की ओर खींचे चले आते हैं। घात लगाए बैठी क्रैब मकड़ी शिकार को तुरंत अगले दोनों मजबूत पैरों से कसकर पकड़ लेती है और न्यूरोटॉक्सिन से भरे विष दंत चुबा देती है। विष से कुछ ही पलों में कीट पैरालाइज होकर मरणासन हो जाते हैं। विष में उपस्थित अनेक पाचक प्रोटीन कीट को अंदर से गलाने भी लगते हैं। क्रैब स्पाइडर्स अब शिकार के शरीर का गला हुआ सूप के समान शारीरिक द्रव्य पीकर पेट भर लेती है और मोटी दिखने लगती है। मोटी के पूर्ण वयस्क होने से पहले प्यार परवान नहीं चढ़ सकता। छोटू मोटी के पूर्णतः वयस्क होने का इंतजार करता है। वयस्क हो चुकी मोटी के मिलते ही जवान छोटू की उत्तेजना चरम सीमा पर है। किसी अन्य नर की वहां उपस्थिति उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
अब इस मर्ज का केवल एक ही इलाज है, दूसरे नर से युद्ध। युद्ध भले ही फूलों की पंखुड़ियों पर हो, पर युद्ध तो युद्ध ही है। छोटू दूसरे नर को डराने धमकाने की कोशिश करता है, परंतु लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। यौवन से भरपूर छोटू अन्य बुजुर्ग नर को परास्त करके मोटी से दूर करने में सफल हो जाता है। अब प्रणय के लिए छोटू मोटी को पतले रेशमी धागों में घेरकर बांधने की कोशिश करता है। मोटी के प्रजनन अंगों में वह अपना स्पर्म डाल देता है। इस प्रकार प्रजनन से अगली पीढ़ी का आगाज होता है। प्रजनन के बाद अब संतुष्ट छोटू निश्चिंत है, फिर भी वह किसी अन्य नर को मोटी के पास नहीं आने देगा। कुछ ही दिनों में मोटी फूलों के आसपास पत्तियों में रेशमी धागों की गेंद अर्थात एक सेक में अनेक अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो दुबली हो जाती है। एक सेक से शिशु निकलने तक मादा उन्हें सुरक्षा देती रहती है। शिशु निकलते ही भागने की तैयारी में रहते हैं। वे हवा में एक रेशम का धागा छोड़कर हवा के साथ बहकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। इस प्रकार बलूनिंग के द्वारा डिस्पर्सल होता है। फिर एक कठिन समय आता है। ऋतु परिवर्तन के साथ फूल मुरझाकर खत्म हो जाते हैं। अब ना तो मकरंद रहता है और ना ही कीट पतंगे। इसीलिए मकड़ियों को भोजन प्राप्त करने तथा शिकारियों से छुपने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अधिकांश स्पाइडरलिंग यानी मकड़ी शिशु इस दौरान ही मर जाते हैं। जो बच जाते हैं वे धीरे धीरे बड़े होते हैं। 1 महीने तक के बच्चों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, अर्थात उन्हें नर एवं मादा के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। इन शिशुओं में से कुछ बड़े होकर फिर से छोटू बनेंगे और कुछ मोटी, फिर फूलों पर बाहर आएगी और यह सिलसिला तब तक यूं ही निरंतर चलता रहेगा जब तक पुष्प हैं, सौरभ हैं और मकरंद हैं। साथ ही पुष्प पे आने वाले शिकार तितलियां, मधुमक्खियां, पतंगे आदि हैं। फिर नई पीढ़ी का छोटू अपनी वधु की तलाश में भटकेगा। यही है जीवन की निरंतरता।